नमस्कार, न्यूज सर्किल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। मायावती की लखनऊ में रैली के बाद उसके सियासी मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। 2027 का क्या सियासी समीकरण बनेगा, इसको लेकर भी सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चाएं हैं। इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। सर, आपका न्यूज सर्किल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। सर, मायावती की रैली जो होती है और मायावती की रैली के सियासी मायने आखिर क्या हैं? सियासी कैनवास पर ऐसा कौन सा चित्र खींचा जा रहा है? वाकई देखिए, बड़ा चर्चा का विषय है। 2016 के बाद शायद 9 साल बाद मायावती ने कोई बड़ी रैली की है। और आपने देखा होगा, अगर रैली में जो भीड़ आई है और भीड़ की मनोदशा आपने अगर कुछ पढ़ा होगा, देखा होगा कि मायावती का जो वोट बैंक है या मायावती का जो समर्थक है, हम वोट की बात बाद में करेंगे, समर्थक जो है वो आज भी वहीं खड़ा है जी। और वोट बैंक का विषय इसलिए थोड़ा सा मैं अलग देखता हूं कि वो तो समय के साथ होने वाले परिवर्तनों और अपेक्षाओं के साथ वो थोड़ा आगे पीछे होता है। तो मायावती की लोकप्रियता ये स्पष्ट दिखाई पड़ा कि उनके अपने वर्ग में उतनी ही विशेष जितनी पहले थी उतनी ही आज भी है। और इस रैली से मायावती ने अपनी मजबूती को दिखाया। साथ ही साथ अपने भतीजे आकाश आनंद का एक लॉन्चिंग स्टेशन भी था, ये जो रैली स्थल था। और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि मेरे बाद मेरी इस विरासत को आकाश, और आकाश के साथ ही साथ उन्होंने 5 उन युवा लड़कों का नाम लिया है जो उनके ही दल के बड़े नेताओं के बेटे हैं जी। तो एक प्रकार भविष्य की उन्होंने तस्वीर भी खींची है और इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। सर, एक सवाल और आता है कि जो मंच होता है, मायावती सबसे ज़्यादा समय देती हैं, सतीश मिश्रा भी रहते हैं। तो जब सतीश मिश्रा रहते हैं तो क्या आने वाले दिनों में उसके अलग समीकरण होंगे? सतीश मिश्रा के जो एक सोशल इंजीनियरिंग चली थी तब, असल में क्या है कि जो सोशल इंजीनियरिंग शब्द है वो सबसे ज़्यादा फला फूला मायावती के कार्यकाल में। और ये एक ऐसा शब्द था जिसका इतना अस्तित्व नहीं था जितना उसको गा गा के बताया गया। और चूंकि वो शब्द स्थापित हो गया, जब स्थापित हो गया तो समीकरणों में स्थान बना लिया, जब स्थान बना लिया तो उसने विश्लेषणों में स्थान बना लिया। तो उस समय उसका क्या प्रभाव था ये बात पीछे छूट गई, लेकिन उसके बाद की राजनीति पर उसका असर गहराने लगा और फिर सोशल इंजीनियरिंग शब्द जो है वो वाकई धरातल पर उतर आया। अच्छा सर, एक सवाल और आता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी पॉलिटिक्स के सिनेरियो धीरे धीरे बदल रहे हैं। सपा पीडीए के आधार पे आने वाले दिनों में चुनाव में जाएगी। अब ये सियासी तौर पे और सोशल मीडिया पे चर्चा ये शुरू होने लगी है कि अखिलेश यादव का जो डी आधार है, पीडीए का जो दलित है, वो वोट बैंक मायावती ने उसको टारगेट कर लिया है। और जो उनके भाषण में भी रहा, जो उन्होंने अटैक किया, इसको आप कैसे देखते हैं? प्रश्न बहुत अच्छा। देखिए, जो डी जिसको आप कह रहे हैं, एक गोल बना रहे हैं डी पर, वो वर्ग वो तो अखिलेश के साथ, और मैं बहुत जो मुझे समझ में आया कि बहुत ज़्यादा भाजपा के साथ भी वो सशर्त ही जुड़ा जी। स्वाभाविक उसका रुझान तो दलित वर्ग का मायावती के ही साथ रहा। और ये कि अखिलेश के पीडीए से डी हिल रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनके में डी की बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से डी जुड़ा ही नहीं। वो जुड़ा इसलिए कि पिछले चुनाव में मैंने देखा कि भाजपा उसको बहुत अच्छे से पकड़ नहीं सकी। और एक जो संविधान में बदलाव को लेकर जो एक बात आई और उस बात ने जो असर जमीन पर उसका दिखा और जिसका खंडन करने में या अपने वोट बैंक को संभालने में भाजपा बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई, उसका असर रहा कि डी सर्किल जो है वो ऐसा लगा कि वो अखिलेश साथ जोड़ रहा, लेकिन उसका स्वाभाविक लगाव आज भी मायावती के साथ है। स्वाभाविक पसंद डी का आज भी सपा और भाजपा दोनों ही अब तक तो नहीं बन पाई। अच्छा सर, जो प्रेजेंट टाइम सिनेरियो जो आप देख रहे हैं कि अगर अभी जो सिनेरियो बनेगा, मायावती अस्तित्व में आ ही गई हैं और उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाई दिया है, तो अब सिनेरियो आप कैसा देख रहे हैं? त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, भारत जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो जानी इसलिए जाती थी कि वो त्रिकोणीय राजनीति के घेरे में बहुत दिन तक रही। कभी कभी ऐसा हुआ दो तरफा एक दंगल भी उत्तर प्रदेश में दिखा, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती का अचानक परिदृश्य से हाशिए पर चला जाना जी, उसने पूरे मुकाबले को 2 पक्षी बना के छोड़ दिया। और 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें तो बसपा और ही अस्तित्व के संकट से घिर गई। एक सीट वो भी उमाशंकर सिंह की, वो भी उमाशंकर भी कल मंच पर थे, बलिया से, हाँ बलिया थे। वो भी कहा जाए तो बसपा क्या अपने दम पर जीते थे। तो बसपा का राजनीतिक वरिया बिस्तर इतनी तेजी से सिमटना, ये राजनीतिक जो चिंतकों में भी एक हलचल का विषय बना। ऐसा क्या हुआ? लेकिन मायावती ने 9 साल बाद एक बार वो जिजीप्सा दिखाई है, कमबैक जैसा कह सकते हैं आप। और एक बात इसमें बहुत स्पष्ट रेखांकित कर लीजिए कि मायावती आज भी अपने वर्ग के बीच उतनी ही लोकप्रिय है, उतनी ही मजबूत है।
वोट देना और मायावती दोनों दो ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए। अगर मायावती सामने है और मायावती सक्रिय राजनीतिक उपस्थिति जता रही हैं तो मायावती पहली पसंद है। और अगर मायावती बहुत ज़्यादा सक्रिय ही नहीं दिखी, उनका कुनबा बहुत आगे नहीं दिखा, उनके नेताओं ने बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन नहीं किए, तो फिर दलित वोट बैंक अपने तरीके से अपने अपने विश्लेषण के आधार पर इधर उधर जुड़ता रहा। अच्छा सर, एक संयोग ये भी बनता है 2021 में मायावती जब रैली करती है तो उसके बाद कयास लगाने चल रहे हैं कि मायावती फ्रेम में आ जाएंगी, सियासी फ्रेम में आ जाएंगी, वो एक किंग मेकर की भूमिका निभाएं, लेकिन अब उसमें उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा। अब ये जो रैली होती है इसके बाद भी वही कयास लगाए जाने शुरू हो गए, तो अब वो समय अलग था या आने वाला समय जो आएगा इसका कुछ इम्पैक्ट अलग पड़ेगा? नहीं, देखिए, जो जिस समय मायावती ने राजनीति शुरू की, आप ऐसे याद करें, जब पहली बार सीएम बनती हैं उससे कुछ पहले सक्रिय हुई बहुत तेजी से, और एक राजनीतिक हलचल के दौर से उत्तर प्रदेश गुजर रहा था। यहाँ भाजपा मजबूत होकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। सपा तब भी बहुत मजबूत थी। मैं अखिलेश मुलायम सिंह यादव की इस बात के लिए बहुत तारीफ करूंगा, बहुत मजबूत सपा थी। और बसपा का अभ्युदय अचानक हुआ अपने समीकरणों के तहत, और मान्यवर काशीराम को उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। और मेरे ख्याल से उन्हीं की पुण्यतिथि पर कल ये कार्यक्रम था, परिनिर्वाण दिवस पर। तो इस प्रकार मायावती का वो समय और आज के समय में राजनीति तो बहुत बदल गई, लेकिन राजनीतिक इस पूरे परिदृश्य में मायावती आज भी प्रासंगिक हैं। अब सवाल ये है कि मायावती अपनी सक्रियता का स्वरूप क्या तय करती है जी। अब जैसे बीच में कहा जा रहा है कि शायद आपके भी आगे आने वाले दिनों में समय में ये प्रश्न आए कि बी टीम भाजपा और सहयोगी, और ये ऐसा नहीं है। मायावती का अपना जनाधार है, अपनी लोकप्रियता है और वो बहुत सशक्त है। उस पर मायावती ही थोड़ा सा वर्क कम कर रही थी, और जैसे कल उन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी सभाओं में जाएंगी, दिखेंगी और अपने जो द्वितीय पंक्ति के नेताओं को सक्रिय करेंगी। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले दिनों में बिल्कुल त्रिकोणीय चुनावी संघर्ष के रूप में दिखेगी। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मायावती सशक्त हो जाती हैं सियासी तौर पे तो नुकसान किसको होगा? नुकसान को आप ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन इस देखिए, अब जो दलित वर्ग है, जो चिंताएं तो हो जाएंगी, चिंता बिल्कुल है, दोनों तरफ है। ऐसा नहीं कि भाजपा को ऐसे ही अचानक कोई बड़ा फायदा, ऐसा नहीं है। भाजपा की जीत का सबसे बड़ा आधार अगर आप विश्लेषण करेंगे 2014 से, तो जो ओबीसी वोट बैंक है, ये इसकी जो भागीदारी है वो करीब 52 से 64% के बीच सीधी है, सीधी। और यही जीत की चाबी है जो भाजपा के हाथ लगती रही है। सवर्ण वोट इनके साथ रहा ही है, लेकिन दलित वोटों के स्वाभाविक पसंद बनने में भाजपा को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, और मायावती को बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उसी दलित वोटों के आधार पर अखिलेश भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो अब तक जो उनका वोट बैंक है, उनके अपने प्रत्याशी की जो एक जाति विशेष में लोकप्रियता होगी, जनाधार होगा, और दूसरी बात है कि एक मुस्लिमों का वोट उनके साथ बहुत मजबूती से जुड़ा है, जुड़ा ही रहेगा आने वाले दिन चुनाव में। अब ऐसे में दलित वोट बैंक वहां भी बहुत निर्णायक स्थिति में, अगर वो अखिलेश साथ नहीं जुड़ा तो अखिलेश यादव के बहुत ज्यादा राजनीतिक लक्ष्य भेदने की स्थिति मुझे दिखती नहीं है। और वही हाल भाजपा के साथ है कि भाजपा के साथ अगर ये वोट बैंक जरा सा भी जुड़ा तो भाजपा जीत के थोड़े से ज्यादा करीब लगातार तकरीबन ज्यादातर सीटों पर दिखेगी। आने वाले दिनों में इसके बहुत ज्यादा राजनीतिक और गहरे प्रभाव हैं। अच्छा सर, दूसरा, जैसे लल्लू सिंह ने बयान दिया था संविधान को लेकर, संविधान बदल देंगे, तो इसके बाद जो यूपी में अखिलेश को सीटें मिली उसका इम्पैक्ट तो था ना? ये बिल्कुल था। देखिए, ये होता है एक नैरेटिव। चुनाव में क्या होता है ना कि नैरेटिव पर चुनाव होते हैं जी। चुनाव में कुछ गलत सही सत्य असत्य जैसा कुछ नहीं नरेशन पे चलता है। होता यह है कि आपने क्या अवधारणा बनने दी और क्या बनती चली गई। और मैं भाजपाइयों को एक बार पुनः इस बात के लिए कहूंगा, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो इस प्रकार का वातावरण बना, संविधान बदल देंगे, हाँ, उसके खंडन में या उस भ्रम को दूर करने में भाजपा की इकाई असफल रही, और जिसका परिणाम ये हुआ कि उसका स्वाभाविक लाभ अखिलेश यादव को हुआ। ठीक सर, एक आखिरी सवाल का जवाब और जानना चाहेंगे। जब मायावती कल भाषण देती, उनके भाषण को जब आप देखेंगे, योगी सरकार की तारीफ करती हैं जी जी, सपा पे अटैकिंग होती हैं, कांग्रेस पे अटैकिंग होती हैं, और एक सॉफ्ट हिंदू कॉर्नर वो अपना रही हैं। तो जो सॉफ्ट हिंदू कॉर्नर है, इसके क्या सियासी मायने आने वाले दिनों में निकलेंगे? ये देखिए, बड़ा चर्चा का विषय है कि उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की जी, और अब हुआ क्या कि उन्होंने तारीफ तो कर दी, लेकिन तारीफ के बाद में उन्होंने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर आलोचना भी की। लेकिन राजनीतिक जो विश्लेषक है उनके बीच चर्चा ये हुई कि योगी सरकार की तारीफ कर दी, तो तारीफ शब्द आगे आ गया और वो चीजें ऐसा लगा कि जैसे डैमेज को कंट्रोल किया जा रहा हो।
अब मायावती के इस भाषण के दो भाग हैं। एक तो ये कि उन्होंने भाजपा को प्रिविलेज दे दी योगी सरकार को, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि योगी सरकार से जो वोट बैंक बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है, क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि मायावती ने उस वोट बैंक को भी थोड़ा सा अपने साथ जोड़ने का प्रयास इसमें किया हो? बिल्कुल किया। आपके एक ही संदर्भ की व्याख्या के दो कोण नहीं बन रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा सर एक चीज और आप देखिए कि मायावती की रैली से उसमें भीड़ ज्यादा है, बसपाई कम खुश हैं, भाजपाई ज्यादा खुश हैं। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वो वही पोस्ट कर रहे हैं, इसके भी अलग मायने हैं। बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं। भाजपा ने ये देखा कि अगर मायावती का वोट बैंक उनके साथ पुनः उठकर खड़ा हो जाता है, जुड़ जाता है, तो भाजपा के साथ उनका अपना अगर पुराना वोट बैंक जुड़ा हुआ है तो कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक संकट नहीं खड़ा हो रहा है। और उन्होंने 2024 के चुनाव से भाजपा में ये डर और आशंका तो बहुत गहरी है ही है कि अगर डी सर्किल कहीं इसी शक्ति के साथ सपा या इंडिया ब्लॉक से जुड़ा तो मुश्किल तो होगी। कुल मिला के मायावती के भाषण के आप अगर निहितार्थ देखें तो उसमें कई बातें हैं। एक तो योगी सरकार की तारीफ उन्होंने किस मुद्दे पर की, वो भी देखिए महत्वपूर्ण है कि जो स्मारक बसपा के कार्यकाल में बनाए गए थे उससे आने वाले राजस्व संग्रह का खर्च आप कहाँ कर रहे हैं, उस पर उन्होंने अखिलेश को निशाने पर लिया और योगी सरकार को कहा कि मैं कम से कम इस सरकार के आभारी हूं कि उन्होंने उससे निकले हुए राजस्व से स्मारकों के रखरखाव पे ही धन का खर्च किया। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अन्य मुद्दों पर, सांप्रदायिकता पर, लॉ एंड ऑर्डर पर बाद में उन्होंने सरकार की आलोचना भी की, लेकिन अखिलेश के प्रति बहुत हमलावर रही। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात देखिए कि उन्होंने कहा कि पीडीए आज इनको बहुत याद आ रहा है। जब सत्ता में थे तो याद जब सत्ता में थे तो जो अलीगढ़ मंडल का कासगंज जिला जिसको हमने मानवर काशीराम जी के नाम पर किया था उसको इन्होंने तत्काल बदल दिया। उसका क्या उत्तर देंगे ये? तो उन्होंने ये एक प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि इनका जो पीडीए का नारा है उसमें आभासी विषय वस्तु ज्यादा है, सच्चाई कम है, ऐसा कहकर वो वो अखिलेश यादव की शक्ति में कहीं सुराग करने का प्रयास कर रही है। तो सर इसका ये मान लिया जाए कि बीजेपी और बसपा ये यही चाहते हैं कि आखिरी में पीडीए का इक्वेशन खत्म हो और एमवाई इक्वेशन को तो वो टक्कर दे ही लेंगे। तो वो यही चाहते हैं कि एमवाई पे लड़ाई हो जाए जाके, जो एमवाई इक्वेशन सपा का जो रहा, बीजेपी और बसपा। देखिए किसी के चाहने से कुछ नहीं होना जाना है। राजनीति में इतने सारे भ्रम तैर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भ्रमों का महाजाल है। ये कहा जाता है कि इस डर से वो चुप हो गए, उस डर से वो चुप हो गए, आज सरकार है उसके डर से वो चुप हो गए। इतना ही खौफ होता तो मुख्य विपक्षी दल ही चुप हो जाता, हमने तो नहीं देखा कहीं चुप हो गया। तो ये जो एक भ्रामक बातों का वातावरण और नेटवर्क पूरे प्रदेश में खड़ा होता है, मैं उसमें तो न जाता हूँ, मेरी कोई दिलचस्पी है। स्पष्ट बात है कि राजनीति में त्रिकोणीय लड़ाई के साफ साफ आसार दिख रहे हैं, संघर्ष दिख रहे हैं। मायावती वाकई देखिए, आकाश आनंद बोलते अच्छा है उनके भतीजे। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जिस प्रकार बसपा के संस्थापक काशीराम ने पूरी राजनीतिक शक्ति मुझे दी, ठीक इसी प्रकार से आने वाले दिनों में अपनी जनता को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि यह शक्ति आकाश आनंद के साथ जुड़े, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और साथ ही साथ उन्होंने 5 अगर मुझे सही स्मरण आ रहा है, नेताओं के बेटों का नाम लिया, यानी आने वाली पीढ़ी, उसमें एक सतीश मिश्रा के भी बेटे का नाम लिया। तो जो सोशल इंजीनियरिंग शुरू में आप कह रहे थे ना, बिना उसके तो देखिए किसी की भी राजनीति बहुत दूर तक नहीं जा सकती। और मायावती को इतना पता है कि बदले हुए परिवेश में सिमटी हुई राजनीति करने का अब अवसर नहीं रहा। तो आने वाले दिनों में जो सियासी समीकरण है काफी चेंजेस हो जाएंगे और काफी रोचक मुकाबला, बहुत रोचक मुकाबला होगा। और मायावती का बहुत शक्ति के साथ लोकतंत्र के दंगल में उतरना आना लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 2027 का जो मुकाबला होगा काफ़ी रोचक होगा और सियासी मैदान में मायावती के अस्तित्व में आ जाने के बाद मुकाबला और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।